हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों हमारी जो आज की क्लास होगी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की होगी दोस्तों। और सामाजिक विज्ञान में हमारा नागरिक शास्त्र वाला चैप्टर होगा और चैप्टर नंबर 2 होगा दोस्तों संघवाद। यानी दोस्तों जो हमारा एसएसटी होता है उसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा नागरिक शास्त्र वाला पोर्शन होगा और चैप्टर 2 होगा संघवाद होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो हमारी 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट होने वाली है, जिससे हमारी क्लास 10 होगी सामाजिक विज्ञान होगा। क्लास 10 होगी सामाजिक विज्ञान होगा दोस्तों, जिसे आप एसएसटी भी बोलते हो। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जिसे हम एसएसटी बोलते हैं। चैप्टर नंबर नागरिक शास्त्र का पोर्शन होगा दोस्तों। और हम इसमें चैप्टर नंबर 2 देखेंगे संघवाद। यानी नागरिक शास्त्र दोस्तों हमारा जो एसएसटी होता है दोस्तों, एसएसटी होता है उसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। एक तो इतिहास में, इतिहास के बाद में दोस्तों भूगोल में, भूगोल के बाद में तीसरा दोस्तों अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, और दोस्तों चौथा नंबर डाल देते हैं क्या, चौथा नंबर डालते हैं नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो दोस्तों हम ये नागरिक शास्त्र वाला पोर्शन करेंगे, नागरिक शास्त्र वाला पोर्शन करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 संघवाद होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, यानी सभी वे क्वेश्चन है जो 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में आए हैं दोस्तों। 2012 से 2022 तक जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वे मैं कराऊंगा आपको। और दोस्तों हाँ, हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में या कक्षा 12 में कोई सी भी क्लास में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इतिहास का यानी इसका पेपर होगा 3 मार्च को होगा। तो दोस्तों उसकी तैयारी बिल्कुल हम परफेक्ट लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों टारगेट 3 मार्च का हमारा फिक्स है 70 नंबर के लिए। 70 नंबर का दोस्तों हम 70 में से 70 फोड़ने की तैयारी करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी जो संघवाद होता है, संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ये कह रहा है कि जो संघवाद है वो क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 2012, 14, 16, 17 और 18, 2012, 14, 16, 17, 18 में पूछा गया दोस्तों। ध्यान रखना 2012, 14, 16, 17, 18 में पूछा गया है। यानी संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, इसे समझिए एक बार दोस्तों। बहुत डीपली चैप्टर है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे जब भी समझ में आएगा, लेकिन है आसान। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो दोस्तों आपने देखा कि 2012 में आया, 14 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया। संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की, यानी संघवाद जो है ना संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब यानी जिस देश में संविधान हो, और राज्य का मतलब दोस्तों यहाँ राज्य का मतलब देश से लिया गया। संविधान संवैधानिक राज्य संचालन, राज्य संचालन का मतलब है देश को चलाने की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है। यानी देश को चलाने की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। यानी एक राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करता है, एक संघ की क्या करता है, स्थापना करता है। दोस्तों ध्यान रखना, संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। एक संघ की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, किसके, संविदा के द्वारा। अब प्रमुख विशेषताएं लिखो, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है दोस्तों। इसमें भी क्या है ना, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं देखो दोस्तों, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर, यानी जो संघवाद में होंगे क्या होंगे, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होंगे। दूसरी जो इसकी विशेषताएं दे रखी है वो दे रखी है कि दोहरा उद्देश्य होगा। नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग होगा, यानी नागरिक समूह होगा और एक पर अधिकार अलग अलग होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है नहीं, संविधान की जो होगी, संविधान को सबसे उच्च माना जाएगा। तो इसकी विशेषता नहीं, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होंगे, नहीं सरकार के 2 या 2 से अधिक विस्तार होंगे। दोहरा उद्देश्य होगा, दोहरा उद्देश्य रखा जाएगा। नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग होंगे, एक पर अधिकार अलग अलग होंगे। संविधान की सर्वोच्चता नहीं, संविधान को सबसे ऊपर माना जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखने की कोशिश करेंगे। यानी 1992 ईस्वी के पहले तथा बाद के स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखो।
यानी 1992 के पहले के पूछा और 1992 के बाद के कह रहा। स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखो। 2013, 14, 16, 17, 19। 2014, 16, 17, 19 में पूछा गया है। तो 1992 ईस्वी के पहले, यानी जब 1992 ईस्वी थी तो उससे पहले की बात है दोस्तों। उससे पहले तथा बाद के स्थानीय स्वशासन में 2 अंतर निम्नलिखित है। यानी 1992 के पहले और उसके बाद के स्थानीय स्वशासन के 2 निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, 1992 ईस्वी के पहले स्थानीय शासन पूर्ण रूप से, यानी कह रहा ना दोस्तों, 1992 ईस्वी के पहले स्थानीय शासन पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण में था। यानी जो 1992 का पहले स्थानीय शासन था पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के किसमें नियंत्रण में था। स्थानीय शासन नाम मात्र का था, परंतु जब स्थानीय शासन को संवैधानिक स्तर प्राप्त थे, तो दोस्तों ध्यान रखना 1992 के पहले स्थानीय शासन पूर्ण रूप से राज्य सरकारों पर नियंत्रण में था। जो 1992 का पहला स्थानीय शासन था वो किसके, राज्य सरकारों के नियंत्रण में था, लेकिन स्थानीय शासन नाम मात्र का था। परंतु अब स्थानीय शासन को संवैधानिक स्तर प्राप्त है, लेकिन स्थानीय शासन को अब क्या संवैधानिक स्तर प्राप्त है। अब नंबर 2 देखते हैं। 1992 से पहले स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं था। यानी 1992 से पहले स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं था, परंतु अब हम इन निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षित कर दिया गया। तो दोस्तों इसे देखेंगे कि 1992 से पहले तथा 1992 के बाद में स्थानीय स्वशासन में क्या क्या अंतर था। तो दोस्तों 1992 के पहले तथा बाद के स्थानीय शासन में 2 अंतर निम्नलिखित हैं। 1992 ईस्वी के पहले स्थानीय शासन पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण में था। यानी 1992 का जो स्थानीय शासन था पूर्ण रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में था। स्थानीय शासन नाम मात्र का था, जो परंतु अब स्थानीय शासन जो संवैधानिक स्तर से प्राप्त है। 1992 से पहले स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं था। यानी जो 1992 से पहले नहीं महिलाओं को वोट डालने का, यानी महिलाओं को आरक्षण नहीं था, वोट का नहीं बस दोस्तों, यानी महिलाओं की सीट आती नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, परंतु अब इन निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को आरक्षित किया गया। यानी महिलाओं के लिए कितना, 1/3 स्थानों को आरक्षित। 1/3 का मतलब यानी दोस्तों अगर मान लीजिए, जैसे दोस्तों यहाँ समझिए टोटल 100 सीट है, तो 100 सीट है, तो दोस्तों इसका 1/3 यानी 100 का 1/3 यानी लोग दोस्तों लगभग 33.3% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी दोस्तों अगर 100 सीट होंगी तो उसमें से 33 से 34 सीट दोस्तों 33 से 34 सीट किसी महिलाओं की होगी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्या भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्राप्त है। कह रहा है कि जो क्या भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्राप्त है, यानी क्या भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त है। 2012, 15, 19, 20। यानी दोस्तों जैसे भारत है तो यानी ये इंडिया है, और दोस्तों इंडिया में जो हमारे टोटल 28 राज्य हैं, क्या वो यानी ये सब डिवाइड हो सकते हैं। वो इस चीज़ को कह रहा है कि जो इंडिया में अलग राज्य हैं, 28 राज्य हैं, क्या भारत से अलग हो सकते हैं। कह रहा है ना, क्या भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त है। 2012, 15, 19 में पूछा गया है। तो दोस्तों अब इसे समझेगा नहीं ये क्या कह रहा है। यानी भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी सबसे पहला पॉइंट था कि जो भारत में केंद्र से, यानी भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि विश्व के अन्य ढांचों में राज्य को केंद्र से पृथक होने का अधिकार है। यानी भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन विश्व के अन्य देशों में जाएंगे तो वहाँ राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त है। भारत में राज्य को यह अधिकार इसलिए प्रदान नहीं किया गया क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह आशंका थी कि कहीं राज्य भाषा, संस्कृति अथवा क्षेत्र के आधार पर अपनी संप्रभुता की मांग ना करने लगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में राज्य को यह अधिकार इसलिए प्रदान नहीं किया गया, यानी भारत में राज्यों को यह अधिकार इसलिए प्रदान नहीं किया गया क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह आशंका था कि कहीं यह कोई राज्य भाषा, संस्कृति अथवा क्षेत्र के आधार पर, यानी जैसी भारत का राज्य निर्माण होगा, यानी भारत आज़ाद होगा, संविधान हमारा हो गया था, संविधान बनना था, उसमें कहा गया था कि भारत में राज्यों को यह अधिकार इसलिए प्रदान नहीं किया गया, यानी भारत में राज्यों को यह अधिकार इसलिए प्रदान नहीं किया गया
क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह आशंका थी, क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह लगता था कि कहीं कोई राज्य, यानी जो भी राज्य होंगे वे अपनी भाषा के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर अपनी अपनी संप्रभुता की मांग ना करने लगे। ऐसा होने पर हर राज्य केंद्र से अलग हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर एक राज्य हो गया तो दूसरा राज्य भी इस चीज़ की मांग करेगा, तो ऐसा करने पर हर राज्य केंद्र से अलग हो जाएगा और केंद्र की कमजोरी पड़ोसी राज्यों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी राज्य मान लीजिए भारत से अलग हो गए, यानी उत्तर प्रदेश अलग हो गया तो दिल्ली बचेगा, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश बचेंगे वे बचेंगे बस। अब बताओ ये क्या कर लेंगे अगर ये राज्य नहीं मिलेंगे? तो उन्होंने इसलिए सही करा था कि अलग हो जाएंगे और केंद्र में कमजोर पड़ोसी राज्य की भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करेगी और आप भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख करो। 2020 और 22 में पूछा गया कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख करो। दोस्तों तो स्थानीय स्वशासन निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी जब 1992 का जो अधिनियम था वो कह रहा है कि स्थानीय निवासियों स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी अगर आप स्थानीय निकाय के चुनाव समय से नहीं हुए तो यह संविधान में लिखा गया है कि इनके चुनाव यानी समय से होंगे। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य अथवा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित हैं। ये दोस्तों कह रहा है कि निर्वाचित स्वशासी निकायों की सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति यानी दोस्तों SC जातियाँ, अनुसूचित जनजाति यानी ST और पिछड़ी जाति यानी OBC के लिए आरक्षित हैं, OBC के लिए आरक्षित हैं। अब दोस्तों तीसरा है कि कम से कम, तीसरा कह रहा है कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और यह हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले एकात्मक तत्व की विवेचना करो। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले एकात्मक तत्व की विवेचना करो। 2017, 19, 21 और 22 में पूछा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले एकात्मक तत्व की विवेचना करो। 2017, 19, 21 और 22 में पूछा गया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। यानी भारत में क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले एकात्मक तत्व की विवेचना करो। दोस्तों 2017, 19, 21 और 22 में पूछा गया। तो संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए, यानी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता प्रदान की गई, यानी एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय संघ में संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत न्यायालयों की व्यवस्था की गई, यानी भारतीय संघ में संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत न्यायालयों की स्थापना की गई है। भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेशों को, भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेशों का भी अस्तित्व है, यानी भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेशों का भी अस्तित्व है। कह रहा है कि राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से केंद्र पर निर्भर करते हैं, यानी जो राज्य होते हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से कहाँ केंद्र पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले चार तत्व की विवेचना करो। 2017, 19, 20 में कहा गया। तो इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था भी होती है, यह इकहरी नागरिकता प्रदान की है। यानी दोस्तों जो भारत में मिलती है कैसी? भारत में इकहरी नागरिकता प्रदान की जाती है और ऑल वर्ल्ड में यानी ज़्यादातर देशों में 2 नागरिकता ले सकते हैं, एक तो राज्य की ले सकते हैं, एक केंद्र की। लेकिन भारत में कैसी? लेकिन भारत में एक ही नागरिकता ले सकते हैं। भारतीय संघ में संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत न्यायालयों की स्थापना की गई, नहीं भारत में संपूर्ण भारत में एकीकृत न्यायालयों की स्थापना की गई है। भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेशों में भी अस्तित्व, यानी भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों का भी अस्तित्व है। अब भारतीय राज्य यानी राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से भारत पर निर्भर करते हैं। जो राज्य होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से किस पर? भारत पर यानी केंद्र पर निर्भर करते हैं, केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों यानी ये हमारा जो संवाद था दोस्तों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों इन चीज़ों का भी आप खासकर ख्याल रखें और हमें इस चीज़ों के बारे में इत्तला करते रहे कि आपको ये सभी वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। और दोस्तों हमारे चैनल पर अब मॉडल टेस्ट भी सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जांचना चाहते हैं तो दोस्तों आज
कल यानी कल हमारे चैनल पर मॉडल टेस्ट आ जाएगा। आप उस मॉडल टेस्ट से देकर अपनी तैयारी ज़रूर जांचें कि आपकी कितनी बेहतर तैयारी है और कितने नंबर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जितनी ज़्यादा आपको अच्छी लगी इतनी ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी वीडियो को भी लाइक करें और चैनल पर भी कमेंट यानी कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी टाइप कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।